हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की और सेट के एग्ज़ाम की। किसी भी स्टेट का आपका सेट का एग्ज़ाम हो तो यहाँ पर हम उसकी भी तैयारी करते हैं। पेपर 1 जो आपका कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के आप हों उसकी तैयारी, और साथ में पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो ये सारे परीक्षाओं की तैयारी जो 2024 में आपकी होने वाली हैं, इनको ध्यान में रखकर हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि 2024 में, जैसे कि जून में आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा और अभी जो जून तक ही बहुत सारे आपके सेट के एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं, तो इन सब की तैयारी आपकी इस चैनल पे हो सकती है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक जनरल मेरा इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये सारे टर्म्स आपको समझना ज़रूरी होता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बारीकी से यहाँ से बनते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड कहने को तो बहुत इजी यूनिट है, लेकिन यहाँ से जो टर्म्स बनते हैं वो आपके बेसिक जो आपका कॉग्निटिव लेवल है इसको चेक करते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन कि एक टीचर के लिए टीचिंग का कितना महत्व है, उसका कैसा एप्टीट्यूड है, ये सारी चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस जो है एनटी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इनको इनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और साथ में फेजेस और स्टेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए और ये क्या है, पूछी जाती हैं आपसे विद एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो टीचिंग शिक्षण, ट्रेनिंग जिसको प्रशिक्षण कहते हैं, इंस्ट्रक्शन अनुदेशन और कंडीशनिंग अनुबंधन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को अच्छी तरह समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। सब बुक्स में आपके ये मिलेंगे भी नहीं, है ना। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं यूपीएससी जीएस की तैयारी भी करवाती हूँ, तो अगर आपके जानने वालों में कोई है तो आप यहाँ पर लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को यहाँ पर रिकमेंड कर दीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो टीचिंग का टर्म्स, इससे पहले भी मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक टर्म्स थे उसके बारे में आपको बताया था। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बेसिक से आप अगर नहीं पढ़ते हो, नहीं आपकी तैयारी है, तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत होगी, है ना। ऐसे टर्म्स फिर समझ में नहीं आएंगे। तो इस तरह इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो दी थी, तो आप उसको देख लीजिए। जो भी, अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार दे रहे हैं एग्जाम, पहली बार आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर आपने 1-2 बार दे दिया है तब भी ये सारे टर्म्स आपको समझने चाहिए, है ना। तो मैंने टीचिंग की और रिसर्च की और आईसीटी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है 2024 के लिए, आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, टीचिंग की अगर हम शब्द की बात करें, इस टीचिंग शब्द का मतलब क्या है, तो शिक्षण, टीचिंग इज ए सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, व्यवस्थित क्रियाओं का एक समन्वय है, एक कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन से मतलब होता है जिसमें आप बहुत सारे स्टेप्स लेते हो, बहुत सारी चीज़ों को एक संगठित रूप में जो है प्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत टीचर एक योजनाबद्ध तरीके से छात्रों से पारस्परिक क्रियाओं द्वारा उनके ज्ञान और व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में यहाँ पर सफलता का प्रयास किया जाता है और एक ट्राइपोलर प्रोसेस है ना। ट्राइपोलर से मतलब यहाँ पर देखिए, टीचर, लर्नर और पाठ्यक्रम, आपका ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो इस तरह से इसलिए इसको ट्राइपोलर कहा गया था। पहले बताया गया था कि एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, मतलब डाइपोलर, तो उसमें क्या थे, टीचर और लर्नर, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी पाठ्यक्रम की भी बात होती है तो ये ट्राइपोलर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्तन की बात की जाती है टीचिंग में। ये कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं जो कि आपकी टीचिंग लर्निंग के दौरान होती हैं, शिक्षक और छात्र के मध्य। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ उसके लक्ष्य बनाए जाते हैं। मैंने आपको टीचिंग स्टेप्स बताए थे, जिसमें सबसे पहला था क्या, ऑब्जेक्टिव्स, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य आपने निर्धारण क्या किया है। जैसे कि आज मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे ये चीज़ें बतानी है, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बोला, तो ये मेरा उद्देश्य है कि इन चीज़ों को कम से कम मैं समझा सकूँ, है ना। मेरा इतना एफर्ट हो और मैं कामयाब हूँ कि मतलब आपको मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकूँ, तो ये मेरा उद्देश्य है। अब जब कभी मैं टेस्ट लूँगी तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि मैंने उद्देश्यों की जो है प्राप्ति की है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी टीचिंग के दौरान, टीचिंग जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो गया कि यहाँ पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता का प्रयास किया जाता है और व्यवहार में परिवर्तन, है ना। और ये सारी चीज़ें क्या है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू होती हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें हम लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं।
उसके बाद इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन क्या है? अनुदेशन का सामान्य अर्थ क्या है? निर्देश देना। टू गिव इंस्ट्रक्शन या सूचना प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पर सूचना प्रदान करना। कक्षा शिक्षण के मध्य, अब अनुदेशन क्या होगा? क्लासरूम टीचिंग के दौरान होगा, है ना। कक्षा शिक्षण के मध्य शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार के निर्देश देकर ज्ञानात्मक सूचनाएं प्रदान करता है ना। तो इस तरह से जो टीचर है गिव्स वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इम्पार्ट्स कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होगा? ज्ञानात्मक इन्फॉर्मेशन, कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन ही दी जाएगी, मतलब खाली ज्ञान तक ही सीमित है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञानात्मक सूचनाएं मिलेंगी जिसे हम अनुदेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो मतलब ये क्या हुआ? केवल मेमोरी लेवल को ही प्रभावित करेगा, है ना। देखिए 3 तरह के होते हैं जो आपके डोमेन्स होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। तो ज्ञानात्मक में क्या होता है? मेमोरी लेवल की बात होती है। भावात्मक में आप फीलिंग्स की बात करते हो। और जो आपका क्रियात्मक होता है, यहाँ पर आप साइकोमोटर डोमेन जिसको कहते हैं, इसमें आपका शरीर जो मांसपेशियां हैं ये सक्रिय होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मेमोरी लेवल ही जो है यहाँ पर इफेक्टेड होता है और उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाता है। तो इस तरह से ये जो है ज्ञानात्मक पक्ष की तरफ ही ध्यान देता है। इसमें जो है शिक्षण सामग्री को ही अधिक महत्व दिया जाता है इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो इससे क्या चीज़ें आपके समझ में आई कि इंस्ट्रक्शन जब भी होगा तो क्या होगा? क्लासरूम में ही होगा, टीचर और लर्नर के बीच में ही इंस्ट्रक्शन होगा, कक्षा शिक्षण के मध्य, है ना। और इसमें टीचर जो कंटेंट है इसी को ही ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, है ना। तो इस तरह से मोर इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द टीचिंग मटेरियल एंड द टीचर रिमेन्स एक्टिव इन इट। यहाँ पर क्या होगा कि शिक्षक अधिक क्रियाशील होगा और जो टीचिंग मटेरियल है वही यहाँ पर मेन, इसका इम्पोर्टेंस मेन होगा, ठीक है। तो इस तरह से टीचिंग मटेरियल और टीचर दोनों की ही बात की जा रही है इंस्ट्रक्शन के दौरान। दिस इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एक संकुचित प्रत्यय है और शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग मात्र है ना। तो इस तरह से ये टीचिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। इंस्ट्रक्शन आपके टीचिंग के ही बीच में ही आता है। इंस्ट्रक्शन आपके टीचिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन क्या है? एक नैरो, मतलब ये बहुत ब्रॉड एरिया में नहीं होता है। इंस्ट्रक्शन आपका एक संकुचित प्रयास होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है जिसमें क्योंकि मेमोरी लेवल ही खाली प्रभावित होता है। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन, जो कि चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंडीशनिंग की अगर हम बात करें, अनुबंधन। अनुबंधन शब्द आपने साइको में भी पढ़ा है। अगर जिन लोगों ने साइको पढ़ा होगा, नहीं तो आपको फर्स्ट पेपर में भी पढ़ना होता है, जो नॉर्मल पेपर आप देते हो ना, पेपर फर्स्ट यूजीसी नेट में, तो इसमें भी आपको साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का कुछ पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। अब क्या है, उसमें आपकी लर्निंग थ्योरीज आ गई हैं, जिसमें कि मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो कई तरह की लर्निंग थ्योरीज हैं, आपकी जो है मेमोरी के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपके मनोविज्ञान से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। अब ये जो शब्द है आपका अनुबंधन, ये आपने पढ़ा है किसमें? कॉग्निटिव जो थ्योरी थी, लर्निंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो पैवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर कंडीशनिंग की बात करते हैं, अनुबंधन। तो पैवलॉव, इनको याद आया आपको कि उन्होंने किस पे किया था? तो एक डॉग पे प्रयोग किया था, है ना। पैवलॉव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अनुबंधन शब्द की अगर बात करें तो इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध के बारे में बात की जाती है ना। अनुबंधन का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हम किसी कॉन्सेप्ट के अभ्यास कार्य को महत्व देते हैं। तो जैसे कि पैवलॉव ने बात की थी, मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था, जब कुत्ते पर प्रयोग किया था तो इन्होंने घंटी का प्रयोग किया था, ठीक है। और घंटी के प्रयोग के द्वारा उन्होंने जैसे घंटी बजाते थे फिर खाना उसको दिया जाता था। तो इस तरह से कई बार प्रयास करने के बाद मतलब उन्होंने देखा कि जब घंटी बजाते हैं, खाना देते हैं, तो उसकी जो डॉग है उसके लार का स्राव होता है। तो इस तरह से कई बार ऐसे करके देखा गया और फिर उन्होंने ये चेक करने के लिए कि क्या हमेशा ही ऐसा होगा, तो उन्होंने देखा कि जो घंटी बजाई गई और फिर से भोजन उसको साथ में दिया, मतलब घंटी बजाई गई तो पहले तो क्या था, घंटी के साथ ही भोजन दिया जाता था, तो लार का आना स्वाभाविक था। उसके बाद क्या हुआ कि घंटी बजाई और लेकिन भोजन नहीं दिया, तब भी देखा कि उसका जो सलाइवा लार है ना, वो तब भी उसमें आया। तो ये होता है कि अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देते हैं, है ना। तो इसी का मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट था उनका, ये उसको अभ्यास कार्य, मतलब एक तरह से उसको इतनी उसकी प्रैक्टिस कराई गई, ट्रेन किया गया। तो अनुबंधन का प्रयोग सर्वप्रथम जानवरों पे किए गए परीक्षण में हुआ, जिन्हें एक उद्दीपक देने पर वो उस पर अनुक्रिया करते हैं। तो ये हो गया आपका उद्दीपक और अनुक्रिया।
है ना। तो यही आपका टीचिंग में भी अनुबंधन, जैसे कि आपका उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो आपकी कंडीशनिंग कराई जाती है ना। तो ये हो गया, ये टर्म्स आपका कहाँ से आया है, तो साइकोलॉजी से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडीशनिंग। तो इंस्ट्रक्शन आपने देखा, कंडीशनिंग देखा, टीचिंग देखा, है ना। और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप उसमें से देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि स्टेप्स ऑफ टीचिंग हमेशा पूछे जाते हैं और कई बार क्रम से भी लगाने को आते हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। तो अगर वीडियो इतनी अच्छी लगी, इतना पसंद आया आपको, या चीज़ें आपके समझ में आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, है ना। अगला देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग क्या होती है, जिसको हम प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आप कई जगह लेते हो, कहीं पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि पहले आपको उस काम के बारे में बताया जाता है, ट्रेन किया जाता है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी कार्य विशेष में दक्ष बनाया जाए। तो यहाँ पर मांसपेशियों के कौशल के विकास पे भी बल दिया जाता है, और प्रशिक्षण का निश्चित लक्ष्य होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, और परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है, किसी कार्य को शीघ्रता के साथ करने की क्षमता, तो ये हो जाती है परफॉर्मेंस, प्रदर्शन, ठीक है। इसमें वृद्धि करना। तो जब ट्रेंड कर दिया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कई बार जो लॉयन मास्टर होता है, तो लॉयन को कितना ट्रेन कर देता है ना, तो वो विभिन्न तरह के अपने जो है एक्टिविटीज़ को वहाँ दिखाता है। तो ये ट्रेनिंग का ही काम होता है कि किस तरह से उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाया गया, किस तरह से परफॉर्मेंस में उसके वृद्धि की गई, तो ये ट्रेनिंग से होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ट्रेनिंग। और भी अदर जो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप टाइपिंग सीखते हो, तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने को ट्रेंड कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान होती है, आपकी परफॉर्मेंस में वृद्धि होना। तो इस तरह से ट्रेनिंग के द्वारा टीचिंग आप करते हो, मतलब जो आपके बीएड बीटीसी वाले होते हैं, छात्र अध्यापक जिसको बोलते हैं, तो उनको भी क्या है, ट्रेनिंग ही तो दी जाती है। कई तरह की वहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे टीचिंग के दौरान करवाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए फेजेज और स्टेजेस ऑफ टीचिंग की बात करें। जब टीचिंग प्रोसेस आपका हो रहा होता है, आप शुरू करने वाले होते हो, तो एक टीचर के लिए फेजेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन से फेज़ में वो काम करेगा, उसका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा किन किन फेज से गुजरता हुआ जाएगा। तो ये होती हैं फेजेस, या इन्हीं को स्टेजेस ऑफ टीचिंग कहते हैं, अंतःक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 तरह के होते हैं। स्टेज की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, है ना। प्री एक्टिव में क्या होता है, जैसा कि नाम ही पता है, पूर्व क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है और पढ़ाने की तैयारी करता है। तो मतलब पहले, मतलब क्लासरूम में जाने से पहले की ये सारी तैयारी है ना। अब इस अवस्था में वो सारी क्रियाएं आएंगी जो शिक्षक कक्षा में जाने से पहले करता है। तो इसको क्या हमने कहा, टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कह सकते हैं। शिक्षण की इस अवस्था के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण योजना का चयन करता है। लेसन प्लान आप बनाते हो, ठीक है। उस प्लानिंग में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप क्या पढ़ाओगे, और मतलब आप एक उद्देश्य को निर्धारण करोगे, फिर उसके हिसाब से बनाओगे चीज़ें। तो शिक्षक अपने शिक्षण को सुनियोजित और सफल बनाने के मतलब यहाँ पर कोशिश करता है, अपनी एक प्लानिंग करता है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंसेप्टलाइज या प्रत्यात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हो जाती है आपकी प्री एक्टिव स्टेज, पूर्व क्रिया अवस्था। मतलब अगर यहाँ पे समरी, एज ए समरी कहूँ तो यहाँ पे उद्देश्यों का निर्माण और निर्धारण करोगे, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट करोगे कि आप पढ़ाना क्या है, उस कंटेंट को आप देखोगे, उनको इजी वर्ड में देखोगे। टीचिंग स्टाइल कि मुझे पढ़ाना कैसे है, अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हो, कोई कविता आपको पढ़ानी है तो वो स्टाइल अलग हो जाएगा, कोई लेक्चर मेथड से चीज़ें पढ़ानी है वो अलग होगा, साइंस का मेथड है तो वो अलग होगा, है ना, कोई साइंस का सब्जेक्ट है तो वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से टीचिंग स्टाइल हो जाती है। टीचिंग स्ट्रेटजी, कौन कौन सी कैसी विधि से पढ़ाओगे आप, कौन सी युक्तियों को यूज करोगे, है ना, ये हो गई। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, है ना, कौन सी टीचिंग एड्स, जो शिक्षण सामग्री जिसको बोलते हैं, जो हमारी टीचिंग को और पावरफुल और अच्छा बनाती है, प्रदर्शन को हमारे और अच्छा बढ़ाती है ना, इम्प्रूव करती है, तो टीचिंग एड्स कौन सा यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही करोगे क्लासरूम में जाने से पहले, ठीक है। तो ये हो जाती है प्री एक्टिव स्टेज, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए इंटरएक्टिव स्टेज।
इस अवस्था में वो सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से लेकर, मतलब उसने क्लास में एंट्री की तो प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक अपना कंटेंट पढ़ाया, उस समय तक जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपकी इंटरएक्टिव स्टेज होंगी। इस अवस्था में क्या होगा, क्योंकि क्लासरूम में हो रही है तो टीचर और लर्नर दोनों ही आमने सामने होंगे। शिक्षक यहाँ पर करेगा कुछ ऐसे भी जेस्चर्स दिखाएगा, जैसे कि वर्बल होंगे, कुछ नॉन वर्बल होंगे, कुछ वो अपने संकेतों के द्वारा, है ना, कुछ इशारे के द्वारा। तो इस तरह से वो बहुत सारे जेस्चर्स भी अपने दिखाते हैं, वर्बल या नॉन वर्बल इनको कह सकते हैं। नॉन वर्बल वो बोलेगा कुछ नहीं, कुछ चीज़ें वो बोल के बताएगा, कुछ चीज़ें इशारों से बताएगा। तो पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है, उत्तर सुनता है और उन्हें लक्ष्य तक पहुँचाने का प्रयास करता है। तो ये हो जाती है आपकी इंटरएक्टिव स्टेज, जो आप क्लासरूम के दौरान करोगे, टीचिंग के अपने दौरान करोगे। ठीक है, टीचर लर्नर दोनों ही सामने होंगे, दोनों को ही एक्टिव रहना चाहिए, तभी आपकी क्या होती है, इंटरएक्टिव टीचिंग होती है। वहाँ पे क्लासरूम इफेक्टिव क्लासरूम होती है। तो यहाँ पर क्लासरूम मतलब जो भी क्लास का साइज़ है, मतलब जहाँ पे जितनी स्ट्रेंथ है, तो कई बार आप देखते हो कि कुछ बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं, वहाँ पर वो शैतानी करने के लिए बैठे होते हैं। तो इस तरह से एक बार क्लास का आप पूरा क्या करोगे, उसको ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, क्लास में जाते ही आप देखते हो कि फ्रंट सीट पे कौन बच्चा कितना, क्योंकि फ्रंट पे जो बैठेगा वो एक्टिव मोड पे होगा, है ना, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल बैठता है। ठीक है, चीज़ों को मतलब चीज़ों को ध्यान से सुनता है, टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनता है ना। और फिर क्या करोगे आप, यहाँ पर डायग्नोसिस ऑफ लर्नर किया जाता है। मतलब यही सारे टर्म्स मैंने आपको वहाँ पे बता रखे हैं, जो मैंने आपको कहा कि पहली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे बेसिक सारे जितने टर्म्स हैं वो बताए गए हैं। तो यहाँ पर टीचर ये चीज़ जानने का प्रयास करता है कि छात्रों के बारे में उनका स्तर क्या है, पहले प्रीवियस नॉलेज उनका कितना है, योग्यता कितनी है, क्षमताएँ, है ना। तो ये क्लासरूम के हिसाब से उसका लेवल वो देखता है, चेक करता है कि इनको कितना आता है। प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से ही वो देखेगा और फिर यहाँ जो अपनी टीचिंग है, इन चीज़ों को फिर वहाँ पे स्टार्ट करेगा कि मुझे ये अब यहाँ से इस तरह से पढ़ाना है, क्योंकि इनके पास नॉलेज इतना है, इन्होंने पिछली क्लास में इतनी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो है वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन होगा, है ना, बताया जाएगा, कुछ चीज़ें समझाई जाएंगी। उसके बाद जब आपने कंटेंट अपना डिलीवर किया, चीज़ों को समझाया, है ना, अपने कंटेंट को बताया, उसके बाद फिर आपको रीइंफोर्समेंट लेना है, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, फीडबैक मतलब आप जो है वहाँ पे मूल्यांकन करते हो, तो फीडबैक मिलता है, आपने जो पढ़ाया उससे कुछ चीज़ें पूछी और लर्नर ने उनका जवाब दिया। तो यहाँ आप देखते हो कि फीडबैक मिला, मैंने जो पढ़ाया था उतना चीज़ों को उन्होंने समझा। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्बलन, ये पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ज़्यादा काम करता है। कैसे काम करेगा, जब आपने बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे, जो चीज़ आपने पढ़ाई वहाँ पे पूछे और उन्होंने सही से बताया, तो आपने कहा शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, ये हो जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर यहाँ पर निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा, जो कि नहीं देना चाहिए, क्लास में टीचर को यूज़ नहीं करना चाहिए। उसमें निगेटिव में क्या होता है, जैसे कुछ गलत बताया मान लो, तो आप डांट दोगे, है ना, उसको झिड़क दोगे या पनिश कर दोगे, तो ये नहीं करना चाहिए, इससे बच्चा डिमोटिवेट होता है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से बच्चों में मोटिवेशन जागता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी इन इंटरएक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव फेज में आप ये सारी चीज़ें करते हो। और जब आपको फीडबैक मिल गया, फिर आप डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज करते हो, मतलब जो आपने पहले चीज़ें यूज़ की, टीचिंग एड्स यूज़ किए, कौन से मेथड से पढ़ाया, अगर कुछ बच्चों को कुछ कमी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उन चीज़ों में आप और काम करोगे और उनको और बेहतर तरीके से पेश करोगे। ठीक है, तो ये हो जाती है इंटरएक्टिव स्टेज या इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग का फीडबैक भी मुझे भी मिलना ज़रूरी होता है ना। नेक्स्ट आप देखिए, फिर क्या होता है पोस्ट एक्टिव स्टेज। इस अवस्था में क्या होगा, अब आपकी क्लासरूम की टीचिंग खत्म हो गई, तो शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद सीखे गए कार्य का मूल्यांकन। ठीक है, अब मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पे, है ना, जो भी उद्देश्य आपने बनाए तो उसके आधार पर मूल्यांकन करोगे। अगर जैसे कि हमने कई तरह के मूल्यांकन आपके होते हैं टीचिंग में, जैसे कि फॉर्मेटिव, समेटिव। तो कुछ तो आपके फॉर्मेटिव होते हैं, टीचिंग के दौरान होते रहते हैं, मतलब जब आपका टीचिंग सेशन चल रहा होता है तब आप करते हो। तो विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है,
और मूल्यांकन करके टीचर को ये पता लगता है कि उसने कक्षा में जो पढ़ाया उसका प्रभाव छात्रों पे क्या पड़ा, उसका इफेक्ट क्या पड़ा। व्यवहार में परिवर्तन है, क्योंकि टीचिंग का मतलब ही है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। तो भविष्य में अब जो डिजायर्ड बिहेवियर है इसकी प्राप्ति के लिए किस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं, तो ये हमें कैसे चीज़ें पता लगेंगी, ये पोस्ट एक्टिव स्टेज में हम मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या क्या करेगा, व्यवहार परिवर्तन का अवलोकन करेगा। वो पूछेगा, अब इसका अवलोकन कैसे होगा कि जब उन्होंने कुछ पूछा टीचर ने और लर्नर ने जवाब दिया, तो मतलब कि वांछित व्यवहार में परिवर्तन आया, जो हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया था वो यहाँ पर सही है, हमको कुछ रिजल्ट मिला। मूल्यांकन की विधियों का चुनाव, इसमें आप मूल्यांकन में कुछ ओरल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ओरल भी ले सकते हैं मौखिक रूप से, या आप क्विज ले सकते हैं, लिखित रूप से भी ले सकते हैं, या जो है यहाँ पे वीकली टेस्ट ले सकते हो, यूनिट वाइज टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से अलग अलग मेथड्स होते हैं जो मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों में आते हैं। प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन, मतलब अब आपने इवेल्युएशन किया, उसके बाद आप देखोगे कि रिजल्ट कितना आ रहा है, अगर फ्रूटफुल है तो ठीक है, और वरना फिर आप भी अपने उसमें चेंजेस करोगे, आप अपने पढ़ाने के मेथड में, टीचिंग स्टाइल में, या आप कंटेंट को और कितने अच्छे समझाओ, मतलब बच्चों की योग्यता क्या है, मतलब उनका जो नॉलेज है, उनको कितनी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उस हिसाब से फिर आप अपने उसमें चेंजेस करोगे, आप अपने बिहेवियर, मतलब टीचिंग स्टाइल में चेंज करोगे, ठीक है। तो ये हो जाती हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज, जो कि मूल्यांकन से संबंधित होती हैं। और मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मूल्यांकन हम नहीं करेंगे तो हम पढ़ाते ही चले जाएंगे और हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है कि नहीं, हमारी प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। और टीचिंग का मतलब ही है कि जब जो उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के पहले, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस आप देखिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की हैं चीज़ें, ताकि चीज़ें आपको कवर हो, सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और भी वीडियोस आप देख लीजिए, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई हैं, और 2024 की अलग है प्लेलिस्ट, है ना। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू करिए, रिजल्ट आपका आ ही जाएगा 10 तारीख तक, तो 2024 की तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि टाइम भी इतनी देर नहीं लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।